पुनः अगले अध्याय को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगले चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। इनका जो कवि है उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी जो थे उनका नाम, इनके पिता थे, उनका नाम था रवि सिंह। परिचय देख रहे हैं हम लोग। तो रवि सिंह इनके पिताजी थे। इनकी माता जी थी मनरूप देवी। माता जी मनरूप देवी। अच्छा, ये सारी चीजें तो आप लोग अपने से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक बार हम बोर्ड पे लिख देते हैं तो इससे ये रहता है कि आपको लगे कि सर जी जब याद कर सकता है इन सभी चीज़ों को तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ है आपको 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कहाँ हुआ है? तो आप जब मतलब ट्रेन से कभी यात्रा कीजिएगा तो बेगूसराय के जस्ट आगे एक स्टेशन है बेगूसराय। तो बेगूसराय के आगे जस्ट एक स्टेशन है जिनका नाम है देवरिया। तो देवरिया में ही इनका जन्म हुआ था। तो बिहार, बेगूसराय कहाँ है? बिहार में है, तो बिहार कर दीजिए इनको। तो जन्म कहाँ हुआ? बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय जिला के देवरिया में। आपको हम कह रहे हैं कि आप जब भी ट्रेन से गुजरिएगा देवरिया स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। दिनकर जी के जन्म चूंकि वहाँ हुआ था इसलिए वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भारत सरकार ने गिफ्ट किया। इसके बाद आपको जो है इनका जन्म हो गया। तो राष्ट्रकवि इनको कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके कविताओं में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से क्या होता है कि हिंदी का एक ऐसा युग शुरू होता है जिसमें राष्ट्रवाद की झलक ज्यादा मिलता है। जैसे कि आप पिछले कविता पढ़े जिनमें एक था भारत माता, जिसमें जो आप स्वदेशी कविता जो है उनमें भी आपको राष्ट्रवाद को जगाने का ही, राष्ट्रीय चेतना को जगाने की ही काम किया जा रहा है। भारतेंदु युग की एक यह खासियत रहा है कि उनमें आपको राष्ट्रीय हित ज्यादा दिखेगा, राष्ट्रीय चेतना, देश के लोगों को अपने देश प्रेम के प्रति ज्यादा जागरूक किया जाता है। तो वही एक युग था जिनका नाम था उत्तर छायावादी युग। उत्तर छायावादी युग का मतलब ये हुआ जब प्रकृति पर, चंद्रमा पर, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर जब कविता कहानियां लिखी जा रही थी, उसके बाद का जो समय है उनको उत्तर छायावाद युग कहा जाता है। ये युग में राष्ट्रवाद का ज्यादा प्रभाव था और भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी ज्यादा प्रभाव था हिंदी पर इस समय। तो इसी युग के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो कहेगा कि किस युग के कवि थे? उत्तर छायावादी युग के कवि थे। राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। क्यों? क्योंकि इनके कविता में राष्ट्र प्रेम ज्यादा दिखता है। दूसरे कवियों के तुलना में इनके कविताओं में आपको राष्ट्र प्रेम ज्यादा दिखेगा। देश के लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम को जगाने में इनकी कविता का अहम योगदान है। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये खुशी की बात है कि बिहार को राष्ट्र कवि मिला रामधारी सिंह दिनकर के रूप में। ठीक है। अब ये जो है मोकामा हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए 1928 ईस्वी में। मोकामा हाई स्कूल, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कहाँ से रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से हाई स्कूल तक की परीक्षा मतलब पढ़ाई किए थे। मोकामा हाई स्कूल से ये मैट्रिक किए थे और वह ईस्वी था 1928 ईस्वी। देखिए ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके बता रहे हैं हमको, क्योंकि पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है तो पढ़ाने से पहले थोड़ा एक बार देख लिए और उसी का आधार पर हम लिख रहे हैं। अभी ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। तो ऐसा ना लगे आप लोगों को कि क्या है आपके अंदर कि आपको याद है आप लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस आता है, रिवाइजिंग बराबर होते रहता है तो याद रह जाता है। कई विद्यार्थी को ये लग रहा होगा कि हम पढ़ाई करते हैं याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं। वो क्या होता है ना कि आप रिवाइजिंग करना आपका ड्यूटी है।
रिवाइजिंग करते 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 वो याद हो जाता है। रिवाइजिंग पे ज़्यादा जोर देना चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहाँ थे हम लोग 1988 में मैट्रिक के मोकामा हाई स्कूल से। इसके बाद ये 1932 ईस्वी में आपको बीए की परीक्षा पास की। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट। जो व्यक्ति आर्ट विषय से बैचलर करता है उसी को बीए। तो हिस्ट्री से ये किए थे, इतिहास विषय से बीए किए 1932 ईस्वी में। कहाँ से किए? तो ये किए पटना कॉलेज से। पटना कॉलेज आपको बिहार का सबसे ज़्यादा जो है आपको सबसे पहला स्थान आता है इनका, पटना कॉलेज का 1 रैंक बिहार में है इस कॉलेज का। इनका स्टूडेंट रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि टैलेंटेड स्टूडेंट रहे होंगे अपने छात्र जीवन में रामधारी सिंह दिनकर। तो पटना कॉलेज से ये बीए की परीक्षा पास किए इतिहास विषय में 1932। यहाँ सब्जेक्टिव अगर आए तो आप इनका जवाब दे दीजिए। इसके साथ आपको यहाँ पर और क्या हो सकता है? देखिए, यह कुछ दिनों के लिए हिंदी विभाग के प्रोफेसर भी रहे थे और भागलपुर विश्वविद्यालय में ये उप कुलपति के पद पर भी रहे थे। उप कुलपति भागलपुर विश्वविद्यालय में। आप अगर भागलपुर जाइएगा तो आप उसको देख सकते हो कि भागलपुर विश्वविद्यालय कहाँ है, जिसमें टीएनवी पहला स्थान आता है। तिलकामाझी कुछ ऐसी तरह से टीएनवी कॉलेज का भागलपुर विश्वविद्यालय में पहला स्थान है। वहाँ ये उप कुलपति के पद पर रहे थे। उप कुलपति का मतलब होता है कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी का जो है आपको एक वीसी होता है, वाइस चांसलर, तो उसी को उप कुलपति कहा जाता है, ठीक है। विश्वविद्यालय क्या होता है ये आप लोग आगे जानिएगा। यहाँ तक देख लीजिए, इनको मिटाना होगा और उसके बाद पुनः जो है उसको हम लोग आगे देखेंगे। देख लीजिए 1 मिनट 10 सेकेंड नोट भी कर लीजिए। अब इनके प्रमुख रचना को हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख रचना में एक है गद्य वाला पार्ट। गद्य किसको बुलाता है? जो कहानी की तरह लिखा हो। लिख देगा हम कहानी की तरह, कहानी निबंध ये सारा गद्य में आ जाता है, ठीक है। तो इनमें आपको रचना है ये प्रमुख रचना। प्रमुख रचना का मतलब ये जो लिखे हैं मतलब किताब जो ये लिखे हैं वो है, जो निबंध ये लिखे हैं वो सारा प्रमुख रचना उसी को कहा जाता है। गद्य में आपको अर्धनारीश्वर हो गया। अर्धनारीश्वर 12th में यह चर्चा है इससे हिंदी का, तो हम पढ़ाए भी हैं इनको, में भी है चर्चा किया गया है। अर्धनारीश्वर हो गया। संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय एक किताब है, इनको हम पढ़े हुए हैं। इनमें बहुत मतलब शोध किया गया, बहुत रिसर्च करके इस किताब को लिखे थे दिनकर जी। और यही कारण है कि इसी किताब पर, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर के लेखन के कारण ही, इसी पुस्तक के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। किनको? दिनकर जी को। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछेगा आपको कि बताओ भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिनकर जी को किस रचना पर दिया गया था? आप क्या बताइएगा? संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। किनको? दिनकर जी को। ये है आपको गद्य खंड। और भी इसमें जोड़ सकते, जैसे कि पीपल वट इसका एक रचना है, गद्य का ही एक रचना है। इसके बाद आपको शुद्ध कविता की खोज एक रचना है, शुद्ध कविता की खोज। ये भी एक समझिए कि एक लालसा था दिनकर जी का कि कविता को एक अच्छा ऊंचाई दे जो मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसीलिए तो ये सारी रचना गद्य खंड का अर्धनारीश्वर, संस्कृति का 4 अध्याय, पीपल वट, शुद्ध कविता की खोज। अब इसके पद्य वाले भाग में चलते हैं। पद्य मतलब ऐसा रचना जो कविता के फॉर्म में हो। किसमें हो? कविता के फॉर्म में। प्रमुख रचना में पद्य वाले में कौन? ऑब्जेक्टिव में यहाँ से खूब क्वेश्चन आएगा। तो पद्य वाले में कौन कौन सा है आपको? उर्वशी है, हुंकार है, इसके बाद परशुराम की परीक्षा है, परशुराम की परीक्षा। इसके बाद एक जो है आपको परशुराम की परीक्षा। इस रचना के बाद ये जो उर्वशी रचना है यह भी एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें काम वासना जो व्यक्ति का है
जो सेक्सुअल डिजायर है व्यक्ति का, उन पर एक बढ़िया चर्चा किया गया है इसमें। तो एक दार्शनिक रूप भी इनको दिया गया, बहुत सोच समझ करके इस रचना को लिखा गया। इसीलिए दिनकर जी के बारे में कहा जाता है कि वो स्पष्ट रूप से जो बात सोचते थे, जो बात सच्चाई है, उनको कह देते थे। उनका एक खासियत ये रहा है। इसी उर्वशी रचना पर इतना शानदार रचना ये रहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो इतना। एक रश्मि रथी भी कविता के फॉर्म में ही है, वो भी आप याद रख सकते हो। और कुछ कुछ बाकी है, उनको आप देख लीजिएगा। तो इतना आप अगर याद रख लेते हो तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा, मेरा उम्मीद यही है। ओके, अब हम लोग कविता की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहता है, सदियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहनी ठिलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये आज़ादी का जो लड़ाई चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम, उस समय की चर्चा है। रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि सदियों से भारत गुलाम रहा, गुलाम ऐसा रहा कि शोषण की चक्की में, शोषण के आग में जल करके राख हो गया था सारा व्यक्तियों की भावनाएं। वो अब सुगबुगाई है, और राख जो शोषण के चक्की में पिसा था, वो आज फिर से मिट्टी की सोने की ताज पहन के अभी खिला रही है। इसलिए कहा था, हे अंग्रेजों, अब रथ का घर घर नाद सुनो, मतलब जनता जो जगी है इस आवाज को पहचानो और सिंहासन खाली कर दो, भारतीय जनता अपने से अपने शासन को चलाएगी। जनता, अब जनता क्या है इसको हम बता रहे हैं दिनकर जी। हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। भारतीय जनता की चर्चा किया जा रहा है कि अंग्रेज हो, उससे पहले मुगल हो, उससे पहले लोधी वंश हो, पुर्तगाली हो, ये सारे लोगों ने जो भारत का शोषण किया, तो उसी शोषण में जो है जनता कैसा हो गया, एक मिट्टी की मूर्त की तरह हो गया है। भारतीय जनता हर वक्त धूप सहने वाली है, मेहनत कश, अंग अंग में सांप हो चूस रहे का मतलब हुआ कि कई तरह के शोषक लोग इनका शोषण किया, फिर भी यह कभी मुंह खोल के अपना दर्द बयां नहीं किया। जनता, अब फिर कह रहे हैं जनता कौन है। हाँ, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुड, जनता इस पर क्या कहती है। कह रहा है कि दिनकर जी कह रहे हैं कि हाँ, लंबी बड़ी जीव की वही कसम खाने वाली जनता है। यह जनता ऐसा है कि वह बहुत ज़्यादा कष्ट सहती है। ये बात ठीक है कि जनता कष्ट सहती है, लेकिन अब इस कष्ट को कैसे दूर करें, इस पर क्या विचार है जनता को। तो जनता को अपने से जग करके ही अपना शोषण को खत्म करना होगा। ठीक है, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। तो कह रहा है कि जनता एक ऐसा फूल है जिसको एहसास नहीं है उनका कौन उपयोग कर रहा है। नेता आता है, वो इसको अपने बहाव में बहा के लेके चले जाता है। कोई शिक्षक आता है, कोई समाज का बड़बोला व्यक्ति आया, लोगों को बहला फुसला लेता है। इसीलिए कह रहे हैं कि तो अभी जो परिपक्व नहीं है हमारे देश की जनता, उन पर यह चोट है। तो जनता को एहसास ही नहीं है उनका कौन कैसा उपयोग कर रहा है। दूधमुही बच्चा का मतलब होता है कि जो अभी ऐसा बच्चा जो माँ की दूध अभी पी रहा है, इस तरह से जनता हो गया है, जिसे थोड़ा सा जंतर मंतर चार खिलौना दे करके नेता खरीद लेता है। कोई लोभ लालच दिया, जनता बिक जाता है। यही कहना चाहते हैं दिनकर जी। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। अब जनता का दूसरा रूप को यह वर्णित कर रहे हैं। जब शोषण अपने चरम सीमा पर चले जाता है, उसके बाद जनता को जब सहन शक्ति से बाहर हो जाता है शोषण, तब क्या स्थिति होता है उनका चर्चा है कि तब भूडोल होता है, भवंडर उठता है। जनता जब कोपाकुल हो जाती है, सहन शक्ति से बाहर इनका शोषण चले जाता है, तब वह गुस्से से तिलमिला उठता है और क्रांति की एक लहर चल पड़ती है। तो यही है।
हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। ये व्याख्या में आपको है क्वेश्चन में, इसको ध्यान रखिएगा। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कहता है कि जनता एक ऐसी चीज है जो एक बार अगर एक साथ हुंकार कर दे तो बड़ा बड़ा महल धराशायी हो जाता है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता अगर एक साथ सांस भी ले ले तो बड़ा बड़ा ताजमहल जैसा महल हवा में उड़ जाता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, समय में उतना ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है कि वह जनता को रोक सके। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता जिस तरफ जनता अपने देश को ले जाना चाहेगी उधर देश चले जाएगा। काल भी मुड़ता है जनता के डर से। तो जनता की एक पहले जो चर्चा है वो एक दूसरी चर्चा है, वो एक निगेटिव साइड है। ये जो पॉजिटिव साइड है जनता का सकारात्मक पक्ष, उनको अब ये चर्चा की थी यहाँ से। तो व्याख्या में क्या लिखेगा, रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं कि अगर जनता एक और हुंकार एक साथ कर दे तो बड़े बड़े महलों की नींव उखड़ जाती है। अगर ये एक साथ सांस ले ले जनता तो ताजमहल जैसी जैसी महलें हवा में उड़ जाती है। जनता के रास्ते को रोकने का समय में क्षमता नहीं है। जनता जिधर चाहती है काल को भी उधर ही मुड़ना पड़ता है। व्याख्या खत्म। ठीक है, आगे कहता है, अब दो शताब्दियों सहस्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहक जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। अब दो का मतलब 10 वर्ष, शताब्दी 100 वर्ष, सहस्राब्द 1000 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष का जो अंधकार है वह बीत गया है। अब गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। अब तो जनता एक आग का गोला बन चुका है। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। यह जो तुम आग का गोला देख रहे हो ये कोई नहीं है, ये जनता का मतलब कभी ना हारने वाला स्वप्न है। ये चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। ऐसा स्वप्न है कि बड़े बड़े अंधकार को, तिमिर मतलब अंधकार, बड़े बड़े अंधकार की छाती को चीर देता है, चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। अब भारत को आजादी मिल चुका है। 3 स्टेंजा में ये कविता बटा हुआ। पहले जो स्थितियां हैं वह आजादी से पहले की स्थितियां हैं, जो जब भारत गुलाम था। दूसरा जो आपको ये जो 1 2 3 4 5 पैराग्राफ के बाद की जो चर्चाएं हैं, 5 6 7 पैराग्राफ में आजादी के समय की चर्चा है। ठीक है, उस समय जो साहस था, जोश था भारत के लोगों में। अंतिम का जो 3 स्टेंजा है वो, पहले तो अंतिम का 3 स्टेंजा में ही पहला स्टेंजा वो आज़ादी मिल चुका है उसके बाद की, और बाकी जो अंतिम का 2 पैराग्राफ है इस कविता का वो आज के भारत की स्थिति को दिखाया है। ठीक है, ध्यान सुनिए, आज़ादी मिल चुका है। अब सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, मतलब भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो चुका है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, यही कहना चाह रहे हैं। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय 33 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। भारत माता कविता में 30 कोटि, वही 30 करोड़ 33 करोड़ वही आसपास। तो कह रहे हैं कि दिनकर जी की आज़ादी मिल चुका है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन चुका है। 33 करोड़ की जनता अब सिंहासन पर बैठ रही है। अब अभिषेक राजा का नहीं हो रहा है, प्रजा का हो रहा है। मतलब राजतंत्र गया, अब प्रजातंत्र लोकतंत्र आ गया भारत में। 33 करोड़ के जनता के सिर पर मुकुट धरा जा रहा है, अर्थात राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुआ भारत में। ठीक है, अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुआ। अब भारत की स्थिति, आज की स्थिति का 2 स्टेंजा उसके लिए समर्पित है, सुनिएगा। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। कहा गया है कि
कहाँ तुम भगवान ढूंढ रहे हो? मंदिर में, गिरजाघर में, मस्जिद में? वो भगवान नहीं है। भगवान कौन है दिनकर जी के अनुसार? जो व्यक्ति सड़क पर गिट्टी तोड़ रहा था, अर्थात जो मजदूर है, वो देवता है। उनका पूजा करो, उनका सम्मान करो। जो देवता खेतों में जो किसान काम कर रहे हैं, वो है देवता। ये भी आपके क्वेश्चन में है। देवता कौन है? जो सड़कों पर गिट्टी तोड़ता हुआ मजदूर एवं खेतों में काम करता हुआ किसान। ये इससे क्या सीख मिलता है हम लोगों को? इससे ये सीख मिलता है कि आज आप देखते हैं कि कुछ लोग कुछ कुछ ही संपत्ति होता है उनको, और वह उस संपत्ति के आगोश में समा जाता है, अंधकार छा जाता है उनकी आंखों पर। वो मजदूरों का इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना भूल जाता है, किसानों का आदर करना भूल जाता है। दिनकर जी हम सबों में एक आदर की भाव जगाना चाहता है कि वो भी तो एक व्यक्ति है ना। मजदूर, किसान, ये सारे भी तो व्यक्ति है, उनका भी सम्मान होनी चाहिए। और ये इनका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। अगर ये नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व खत्म होने की संभावना तो है। इसीलिए आरती लेकर के तुम कहाँ ढूंढ रहे हो भगवानों को? मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में। तुमको भगवान देखना है ना, मिलना है उनसे, तो मजदूरों से भेंट करो। और किसान और मजदूर देवता है। फावरे और हर राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती, दो राह समय किरात का घर नाक सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब यही किसान अपने हल और फावरे के मदद से इस धूल भरी खेत को सोना उगाने वाली बनाएगी, ऐसा स्वप्न अंत में देखते हैं दिनकर जी, जो हमारे समय में एक लक्ष्य भी रखें कि हम लोग किसान को खुशहाल बनाए, किसान को सुविधाएं दें, किसान को और ज़्यादा विकसित करें, ताकि वो उत्पादन में वृद्धि कर सके अपने खेतों में, खाद्यान्न का, अनाज का, और भी ढेर सारी कच्चे पदार्थों का, जिससे हमारा देश विकसित होगा। और वो जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगी किसानों की मदद से। इसीलिए भारत सरकार भी आप देख रहे हैं ना, पीएम किसान योजना लाया। तो किसान को अगर आप विकसित बना लेते हो, अच्छा बना लेते हो, तो भारत स्वतः अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है ना, 65% या 70% के आसपास भारत में किसान है। अगर इस जनसंख्या को आप विकसित कर लेते हो, खुश कर लेते हो, ठीक बना लेते हो, तो हो गया, भारत वहीं पर विश्व का एक अच्छा देश बन जाएगा। तो यही था कविता। क्वेश्चन आंसर को आप 1 मिनट में देख लेते हैं। क्वेश्चन को आप अपने से बनाइए, ठीक है? आज यही होमवर्क रहा आप लोगों के लिए। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट में लिखिएगा कि सर ये इस नंबर का क्वेश्चन आप हमको बता दीजिए, ठीक है? ओके, नमस्कार।